आपने बताया कि आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी रहा है आपका, तो उस हवाले से बता दें कि कैसे हैं हमारे स्टूडेंट्स, इल इन्फॉर्म्ड हैं या वेल इन्फॉर्म्ड हैं? ओवर इन्फॉर्म्ड अच्छा। है, ओवर मिस इन्फॉर्म्ड है, चले आप ओवर ऐसे कह मिस लें। हाँ इन्फॉर्म्ड क्योंकि यानी अब, इल इन्फॉर्म्ड। हाँ यही आप जाहिर है इल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने उनके ऊपर कोई चीज़ खुद ब खुद नाजिल तो नहीं हुई, उन्हें बताया गया है टीवी चैनल्स के ज़रिए, यूट्यूबर्स के ज़रिए मुसलसल पिछले 10-11 साल में प्रोपेगेंडा जो चलाया गया है, उसके असरात ज़ाहिर हैं तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में। और इसके ज़िम्मेदार आसिफ गफूर हैं, और आसिम सलीम बाजवा हैं, और जनरल फैज़ हैं, और कमर बाजवा हैं। लेकिन क्या वैसे अ, बातचीत क्या और होती है? देखिए बातचीत मैं बताता हूँ, लेकिन जो आपने अभी सवाल किया ना, इसका तरीका यही है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए इस तरफ कि लोगों को सच, एक तो सच बताना चाहिए, सच छुपाना नहीं चाहिए। कल इसहाक डार ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की है, उस तकरीर में पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि आए सब उनके नाम जितने भी लोग हैं, जितने की डेड बॉडीज़ आप कह रहे हैं 278 हैं जो इस्लामाबाद में मारे गए, इस्लामाबाद में सैकर में मारे गए, और इमरान खान कह रहे हैं 14 हैं, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं 12 हैं, तो और हुकूमत कह सलमान रही है अकरम एक भी राजा नहीं है। 20 कह रहे हैं, और अकरम शेख, वो किधर हैं अकरम शेख वैसे आजकल, वो कह रहे हैं 100 हैं। तो ये जो मुख्तलिफ तादाद है और लोगों को गुमराह किया गया है, उस पे आए और बैठें और बात करें, लिस्ट लेके आएँ, उन लिस्ट में सब लोगों की तहकीकात करते हैं, कहाँ पे हैं, किधर हैं। तो बहुत अच्छी बात, ये पहली दफ़ा हुई है। लेकिन इससे पहले तो हुकूमत भी डिनाइल में थी और एक्सेस नहीं दे रही थी लोगों को इन्फॉर्मेशन तक, जिससे ये अफवाहें फैलाने वालों को और मौका मिल गया। उन्हें फैलानी अफवाहें ही हैं, हुकूमत एक्सेस दे भी देती तब भी, और ये बाकायदा प्लान के तहत हो रहा है। और यही इमरान खान का वो आखिरी कार्ड है जो वो खेल रहे हैं, और इमरान खान उन लोगों के साथ मिलकर खेल रहे हैं जो बैरून मुल्क बैठे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कार्ड जी, मिस इन्फॉर्मेशन या कार्ड, डिस प्रोपेगेंडा इन्फॉर्मेशन? कार्ड, झूठ कार्ड। और यहाँ भी कुछ लोग हैं इमरान रियाज जैसे जो मुसलसल झूठ बोलते हैं, फैलाते हैं, किसी के पास कोई सबूत नहीं है लेकिन झूठ बोलेंगे। मैंने आपको बताया था एक अमेरिका में बैठा हुआ शख्स है, 5, उसने कहा 11,000 उसमें से चले। अच्छा आप अंदाज़ा लगाएं लोगों की डेड बॉडीज़ इनके लिए क्या अहमियत है। कहते 11,000 हैं लेकिन चलें 11,000 नहीं, फ़र्ज़ करें आधे हैं उसमें से। हाँ, 11,000 मिसिंग है, तो हाँ तो उनमें से चले अगर आधों आधे की भी अगर डेथ हो फर्ज गई है। करें मारे गए हैं, मतलब इनके लिए 5,500 लोगों का मारा जाना वहाँ बैठे इस स्याह दिल के मालिक शख्स के लिए एक बस अल्फाज कह दो मुंह से, कोई मसला ही नहीं है, कोई दिल को तकलीफ ही नहीं होती। चलिए जी, 5,500 यानी मारे गए। स्टूडेंट्स रियली बिलीव दिस यस कि दे ये। ऑल बिलीव्ड इट। और फिर उसमें ये कि वो उनको इज्तिमाई कब्रों में दफना दिया गया। मैंने स्टूडेंट्स को एक सवाल पूछा वहाँ पे, मैंने कहा इस कमरे में, इस हॉल में कितने स्टूडेंट्स इस वक्त बैठे हुए हैं, आप बताएं, गैस करें। उनके जो प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने हाथ सबसे पहले खड़ा किया। मैंने कहा जी जी बताएं। कहते 180। एग्जैक्ट फिगर उन्होंने बताया 180। में बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने दूसरे एक और स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया होता, मैंने उससे उससे पूछा, उसके 275, 275। फिर एक तीसरे ने कहा शायद 160 या 180, इस तरह का कुछ कहा उसने। तो मैंने पहले प्रोफेसर साहब को की तरफ इशारा किया, मैंने कहा प्रोफेसर साहब आपने जो नंबर बताया है, क्या ये इस हॉल में लगी सीटों का नंबर है? कहते जी। मैंने कहा देख लें, आपने भी, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आपने भी रिकन्फर्म नहीं की अपनी इन्फॉर्मेशन। मैंने पूछा लोग कितने बैठे हैं यहाँ पे, आपने कह दिया 180, क्योंकि सीटों की तादाद 180 है, आपने कहा हॉल फुल है। और एक लड़की ने कह दिया है 275। मैंने कहा मैंने खुद गिने अभी 5 मिनट पहले, 115 से 120 स्टूडेंट्स हैं, और कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो मैंने कहा जो ट्रुथ है ना, एक ट्रुथ पे भी एक साफ़ी ने एतराज़ किया कि जी कोई अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होती, मैं यहाँ से बैठा चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मेरे राइट हैंड पे लोग बैठे हैं, वो आप बैठे हैं, आपके लेफ्ट हैंड पे वो बैठे हैं। मैं एक एक क्लीशे सा इस्तेमाल कर लेते हैं हम ट्रुथ को छुपाने के लिए या उसको ग्रे एरिया में रखने के लिए। एक्यूरेसी भी कोई चीज़ होती है ना। जब आप डेड बॉडीज़ की बात कर रहे हो, आपने मैंने कहा जी ये 115-20 लोग हैं, खुदा ना खास्ते ये डेड बॉडीज़ यहाँ पड़ी हुई हैं सारी, इनको उठा के बाहर ले जाने के लिए एक एक डेड बॉडीज़ को 1 मिनट भी दें तो 120 मिनट लगते हैं, 2 घंटे। और 278 बॉडीज़ को कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे कम अज़ कम। अगर 1 मिनट में आप एक बॉडीज़ उठा के गायब कर रहे हैं, हो सकता है 5 घंटे लगेंगे। तो वो तो वहाँ आधे घंटे बाद आग लगी हुई कंटेनर को दिखा रहा है मीडिया,
वहाँ वो मिनिस्टर पहुंचा हुआ है, वो कर रहा है, लोग पहुंच गए हैं कॉन्फ्रेंस वहाँ पे दोबारा। खैर ये जो इस पे बात हुई है और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। आई होप कि वो लोग भी सोचेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि सोल्यूशन यही है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन को बेटर जी, इन्फॉर्मेशन से काउंटर करें। देखिए बेहिसी जो होती है ना, बेहिसी आपसे बहुत कुछ करवाती है। ये मैंने वहाँ भी बात की, मैंने कहा प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन एक इंसान होना उससे पहले ज़रूरी है। अगर आप इंसान नहीं, आप बेहिस हो जाएंगे। जैसे बीबीसी ने उसका भी जिक्र हुआ, स्टोरी का भी, कि एनेस्थीसिया के बगैर ऑपरेशन शुरू हो गए। मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा जी गन शॉट के विक्टिम को कैसे सर्जरी आते ही शुरू हो सकती है? उसका तो पता ही नहीं होता गोली उसके अंदर कहाँ डैमेज किया है, किस किस ऑर्गन को डैमेज किया। वहाँ उसको क्या आते ही उसको खोल के चीर फाड़ के अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि गोली कहाँ गई है। उसका पहले खून रोका जाता है, फिर उसको पेन किलर दिया जाता है, फिर उसके टेस्ट होते हैं, स्कैन होती है पूरी बॉडी, उसको अल्ट्रासाउंड किया जाता है देखने के लिए कि गोली ने ट्रेवल कहाँ किया, किस ऑर्गन को डैमेज किया। उस ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक सर्जरी की जाती है, जिसके लिए इंतजार किया जाता है पहले कि पेशेंट स्टेबल हो जाए। उसका खून तो ज़्यादा नहीं निकल गया, उसको ग्लूकोज लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, वो स्टेबल है कि वो सर्जरी बर्दाश्त कर सके। इसमें कई घंटे लगते हैं। तो वहाँ उन्होंने, बीबीसी ने ऐसे रिपोर्ट किया जैसे गोलियां लग चल रही थी, बंदे उठा के अंदर लाए जा रहे थे और उनको लिटा के फटाफट डॉक्टर उन पे छुरियां चाकू चलाना शुरू हो गए थे। ऐसा नहीं होता गन शॉट वूंड का, बिल्कुल। ना ही वहाँ कोई स्टिचेस किए जाते हैं गन शॉट वूंड पे, वो तो खुद ही हील होता है। जर्नलिज्म में हमारा बेसिक कोर्स एक था और उसमें यह था कि न्यूज़ स्टोरी कैसे लिखी जाती है और क्रिएटिव स्टोरी जी, कैसे लिखी जाती है। तो क्रिएटिव वो राइटिंग, यू आर न्यूज़ देयर यू स्टोरी गो। न्यूज़ स्टोरी तो वो कहीं से तो भी नहीं थी, अगर अपने उसमें बेसिक्स अपने याद रखे हों रिपोर्टर्स ने, जैसे आपने रखे हैं, तो मेरा ख्याल है बेहतर रिपोर्टिंग हो सकती है। तो सर्जरी जब कब तब की जाती है तंज तो अगर नहीं गोली, किया आपने? नहीं तंज नहीं किया, मैं अच्छा। सच किया, सच का है। तो कभी कभी मैं तंज भी नहीं भी करता। सही। तो गोली लगती है ना जब, तो गोली अंदर रह जाए, या तब सर्जरी होती है, या गोली ने किसी ऐसे ऑर्गन को डैमेज किया हो जिसको रिपेयर करना हो खोल के आपकी बॉडी, तो सर्जरी होती है। और ये सब चीज़ें बाकायदा टेस्ट के बाद पता चलती है। फौरी तौर पे कोई डॉक्टर बॉडी देख के नहीं बता सकता कि गोली आंखों कहाँ से कि गई है। गोली ने कहाँ कहाँ डैमेज किया है। ठीक है। तो खैर ये बेसिक्स उनको बताएं, आई होप कि उससे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ भी मैंने इसलिए वी बताया डू होप कि सो। लोगों को भी पता चले कि डेड बॉडी 278 डेड बॉडीज़ को उठाकर सिर्फ ट्रक में डालने के लिए 5 घंटे लगते हैं, और फिर उनको वहाँ से ले जाना, फिर इज्तिमाई कब्रें खोदना। वो देखें कैसा सठाया बूढ़ा वहाँ बैठा, सॉरी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इज्तिमाई कब्रें खुदी हुई थी पहले तैयारी थी, और वहाँ ले जाके फेंके और ऊपर मिट्टी डाल के बंद कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला। इस्लामाबाद में आप इस्लामाबाद पूरा घूमते, पिंडी इस्लामाबाद यहाँ से लेके यहाँ से फतेह जंग तक, आप कभी कोई ऐसी जगह से गुजरी हैं जहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए आप अकेले हों? कोई गाड़ी आ जाती है, कोई मोटरसाइकिल आ जाता है, कोई बंदा पैदल आ जाता है, इतनी आबादी है यहाँ पे। और लेकिन यहाँ से इतना कुछ हो गया, गुजर गया, किसी ने देखा, किसी ने कोई फुटेज नहीं बनाया, किसी सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया। हम शायद दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, कर लें थोड़ा सा कर लें तो तो ये बहुत से सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। कमिंग ऑन टू कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीटीआई इस वक्त सीरियस नज़र आ रही है और लेकिन दूसरी साइड इस वक्त ज़्यादा एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। पीटीआई क्यों सीरियस है? क्या दे हैव रन आउट ऑफ ऑप्शंस या वो वाकई चाहते हैं कि अब बैठ के तो आपने खुद चीज़ें सॉल्व सोचा कर ली जाएं? पीटीआई क्यों सीरियस हो गई है अचानक? हाँ, मैंने थोड़ा सा सोचा है। तो क्या समझ आई आपको? मुझे लगता है प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया और वो वीकर पोजीशन पे चले गए हैं। उनके पास जो कार्ड्स हैं वो शायद ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, दो बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। एक तो जो जनरल फैज़ पे वो लगी है, फर्द जुर्म आयद हुई है, और उसमें कल हमने जो डिस्कस भी किया था कि सियासी मामलात में ड्यूरिंग सर्विस जो सियासी मामलात वो मुलव्विस थे वो भी है, करप्शन के चार्जेस भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है। तो ड्यूरिंग सर्विस कौन से सियासी मामलात थे? एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तब वो सियासी मामलात में थे। फिर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई, पेशावर के वो कोर कमांडर भी लग गए, तो खान साहब उस वक्त इक़्तिदार से बाहर थे। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब नए आर्मी चीफ की तैनाती का दिन था, पुराने जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाना था, आसिम मुनीर ने आना था, खान साहब एक लॉन्ग मार्च लाहौर से लेके आ रहे थे, जिसने उसी दिन पिंडी पहुँचना था, इस्लामाबाद नहीं, डी चौक नहीं, पिंडी पहुँचना था। पिंडी में क्या हो रहा था? पिंडी में कमांड चेंज हो रही थी उस दिन, उसी दिन लॉन्ग मार्च ने वहाँ पहुँचना था। जो प्लान था वो किस लिए था? वो आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जनरल फैज़ भी आर्मी चीफ का उम्मीदवार था और वो इस चीज़ को
हजम नहीं कर सका, क्योंकि आर्मी चीफ नहीं लगाया जा सका। इसी तरह जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। आज भी देखे उन्होंने किस तरह, मैं ये नहीं कहूँगा कि औरतों की तरह, क्योंकि वो फिर मिसोजिनिस्टिक हो जाएगा, लोग मुझ पर एतराज़ करेंगे। सर आपने कह दिया वैसे। नहीं, मैं नहीं कहा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन वो जिस तरह के ताने और तंज कर रहे हैं, ये हर रोज़ाना कोर्ट में बैठ के वो ताने देना शुरू हो जाते हैं सौकनों की तरह कि जी वो फिर से अच्छा आपने सॉरी चलें, मैं सॉरी कर ली, अब 3 दफ़ा सॉरी कर ली है। तो वो जो ताने देते हैं, सिर्फ ताने देते हैं, सौकनों का नहीं कहता, ताने देते हैं जो वो माइंडसेट कि बहुत जी वो ज़्यादा हम तो strong आईनी है। बेंच के ही नहीं मेंबर, हम तो जी इतने ज़हीन जजेस नहीं हैं, हम तो जी ये हो गया। तो अभी भी आज भी उन्होंने जो बातें की हैं आदिल बरगज़ई वाले केस में, उसको और उन्होंने फिर वो सियासत एक करने की कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। तो जिस सियासत करने से वो पहले नुकसान उठा चुके हैं, जिसके बाद देखें, इतना इंसान में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो कहे कि हाँ मैं सियासत कर रहा हूँ। और अगर आप फेल हो गए हैं तो आप अपनी शिकस्त को कबूल करें। आप ये भी नहीं कर रहे। जब आपकी पहली सियासत फेल हो गई, आपको लगा कि अब आप चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, तो फिर आप तरला लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, मिन्नत तरला, कि नहीं करूँ, चले नहीं करता। तो फिर आप लोगों को यकीन दहानियाँ कराने पे आ गए कि जी मैं चीफ जस्टिस बन के मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, यकीन करें मुझ पर, तो मुझे बनने दें वगैरह वगैरह। कहाँ कहाँ उन्होंने मैसेजिंग भेजी, सब चीज़ें, ये तो अब सबको पता है। तो वो वहाँ आप उस तरफ चले गए, फ़ौरन इतना बैंड हो गए कि इतने झुक गए कि ना आप में अपनी कोई खुद ही रही, ना आप में अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रही, और अब वो वहाँ वो भी नहीं हुआ, तो अब आप फिर दोबारा वही काम शुरू कर दिया। लेकिन इसमें ये ना करें। सेल्फ इस रिस्पेक्ट मुल्क वाला में अदम एलिमेंट, इस्तेहकाम पैदा करने की रीज़न अदलिया है। और कल भी हमने बात की थी कि अगर फ़ौज ने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जुडिशरी में काली भेड़ें नहीं हैं। जुडिशरी के उन जजेस, करप्ट जजेस जो घर जा चुके हैं, बहुत सारे उनमें से कुछ हैं अभी भी, और जो सियासी तौर पे टेंटेड हैं, मैं टेंटेड का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, दे आर टेंटेड पोलिटिकली, दे आर डीपली पोलिटिसाइज्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सिर्फ फौज का एहतसाब होने से ये मुल्क में गंद साफ नहीं होगा, इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। जुडिशरी का भी होना चाहिए और फिर मीडिया का भी होना चाहिए। ये जो हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये बात हमें याद आपको भी रखनी चाहिए और नई नस्ल को भी याद रखना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री सबसे ताकतवर कंपोनेंट है उस इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन उसमें अदलिया साथ शामिल है, उसमें मीडिया साथ शामिल है, उसमें कोई ना कोई सियासी जमात साथ शामिल होती है, फिर ये इस्टेब्लिशमेंट बनती है। तो वो जो मीडिया में काली भेड़े हैं, जिसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में उस वक्त साथ में ला के तो ये सारा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको अब अनलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें उन अदलिया की काली भेड़ों को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, नई काली भेड़ें पैदा होती रहेंगी। जिस तरह आपने जनरल फैज़ को पकड़ा है, और भी जनरल फैज़ के साथ जो मिलिट्री के लोग शामिल हैं उनको भी पकड़ें। जनरल आसिम सलीम बाजवा से भी पूछें, आसिफ गफूर से भी पूछें, कमर जावेद बाजवा से भी पूछें। एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है कि आपने एहतसाब इरफान मलिक से भी पूछें। अच्छा, सवाल पूछ उनसे मेरा एक पुराना वो है। मुझे